फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक रिवायत भी है और एक कानून भी है कि कुछ खास मौक़ों पर जेल में सजा काट रहे मुजरिमीन की सजा को माफ कर दिया जाता है और उन्हें आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का मौका दिया जाता है, जिसके लिए मुजरिमीन सर जमहूरिया या फिर रियासत के गवर्नर से सजा माफी की गुहार लगा सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ शराइत भी मुकर्रर हैं। बिल्किस बानो केस में मुजरिमीन ने इसी सजा माफी यानी सजा माफी नीति का सहारा लिया। मुल्जिमीन में से सजा काट रहे राधे श्याम ने गुजरात सरकार से माफी की अपील करते हुए रहम की गुहार लगाई और हवाला दिया कि वो पिछले 15 साल से कैद की जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए उसकी सजा को माफ किया जाए। इसी हवाले से दीगर मुजरिमीन ने भी रिहाई की मांग की। आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर कुछ मुल्जिमीन को रिहा किया जाना था, इसलिए इस मामले को लेकर गुजरात सरकार ने भी आनन फानन 10 लोगों पर मुश्तमिल एक समिति यानी एक कमेटी बनाई और उन मुजरिमीन की रिहाई के फैसले को हरी झंडी दिखाते हुए माफी नीति के तहत उन मुजरिमीन को रिहा कर दिया। दरअसल गुजरात में 1992 में मुजरिमीन की माफी नीति को लेकर कुछ करारदाद मंजूर हुई थी, जिसमें 2014 में एक बार अमेंडमेंट किया गया, कुछ तरमीम की गई और 2014 की तरमीम शुदा करारदाद के मुताबिक ऐसा कोई भी मुजरिम जो जेल की सजा बल्कि लंबी सजा काट रहा हो और अगर उसका रवैया चाल चलन ठीक है, वो आधी से ज्यादा सजा काट चुका है और उसके घर की कुछ माशी हालत ठीक नहीं है, माशी हालत खस्ता है, वो कोई आदि मुजरिम नहीं है बल्कि उसने ये जुर्म किसी मजबूरी के तहत किया है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर रहम खाकर उसकी सजा माफ की जा सकती है। मगर अगर उसने 2 या 2 से ज्यादा कत्ल किए हों, गैंग रेप में शामिल रहा हो या फिर सजा याफ्ता आदि मुजरिम हो या फिर वो किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत मुजरिम साबित हो, तब भी उसकी सजा माफ नहीं की जा सकती, वो माफी का हकदार नहीं है। इस तरह की 2014 की करारदाद थी जो गुजरात सरकार ने मंजूर की थी, मगर मौजूदा केस में उसे तकरीबन भुला दिया गया। उन तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए रिहाई के फैसले दे दिए गए, जबकि उन लोगों पर 7 लोगों के कत्ल का इल्जाम, 4 औरतों से गैंग रेप का इल्जाम और सीबीआई के जरिए मुजरिम बनाया गया था। इन तमाम बातों की रोशनी में अगर देखे तो कहीं भी वो माफी के हकदार नहीं थे, मगर इस ताल्लुक से गुजरात हुकूमत का कहना कुछ ये है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके मुताबिक ये सारी करारदाद 2014 को मंजूर हुई थी, जबकि इनके खिलाफ जो सजा मुकर्रर हुई थी वो 2008 को हुई थी और अपनी पुरानी माफी नीति के मुताबिक 1992 के मुताबिक अगर कोई 15 साल से ज्यादा की सजा काट ले, भले ही फिर उसने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, अगर वो माफी का तलबगार है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। इस 1992 की माफी नीति के तहत उन लोगों को माफ किया गया है। अगर हम बात करें दिसंबर 2012 निर्भया केस के बाद कानून में की गई तब्दीलियों को लेकर, तो उसमें फांसी तक की सजा का अब प्रावधान शामिल कर दिया गया है और निर्भया केस में गुनाहगारों को फांसी भी दी गई है। मगर बिल्किस बानो के केस में इन तमाम चीजों को भुलाकर उन मुजरिमीन को संस्कारी कहकर छोड़ दिया जाता है। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब क्या गुनाह में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। मगर क्या कहे ये निर्लज्ज और बेहुदा संस्कारी लोगों को जो नारी जाति का अपमान खुद का स्वाभिमान समझने लगे हैं। इस पूरे मामले में क्या कहना है निर्भया की माँ का, ये भी देखते हैं। अगर ये ब्राह्मण थे, संस्कार अच्छे थे, तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर इतने दिल जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो, बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा?
इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कितने मर्डर किए, एक छोटी बच्ची को मार दिया, प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप बलात्कार किया, तो इनको तो फांसी होनी चाहिए। जिस वक्त देश की बेटी निर्भया के साथ ये शर्मनाक वाकया हुआ, पूरा देश इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया, हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए वो सारे समाज के जिम्मेदार, आंसू बहाते हुए सभी सियासी लीडर, समाज सेवी संस्थाएं, लगता था कि क्रोध की आग में सारे बलात्कारी जलकर राख हो जाएंगे। मगर आज इतने साल बीत जाने के बाद बिल्किस की वीरान आंखें उन्हीं चेहरों को तलाश रही हैं। उम्मीद की बुझी हुई किरण कैंडल मार्च की रोशनी को ढूंढ रही है। उसे लगता है कि सत्ता के गलियारों से मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का फरमान जारी होगा, मगर पूरे मुल्क में एक गहरी खामोशी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मालेगांव जैसे छोटे शहर की किसी स्कूल की एक तालिबा मेहंदी कंपटीशन के डिजाइन में बिल्किस के लिए इंसाफ मांगती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ खुद के जागरूक और बेदार होने का और समाज के बेहिस होने का पैगाम दे रही है। मैं यही कहूँगी कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उनको उम्र कैद की सज़ाएं मुकर्रर हो चुकी थी, तो इस तरीके से इतने बड़े अपन जब 75 ईयर्स अमृत महोत्सव बना रहे थे कि हम सब आज़ाद हैं, तो इससे ये साबित होता है कि हम कहाँ आज़ाद हैं। हम नहीं है आज़ाद, हमारी बेड़ियाँ, हमारे हाथ उसी तरह बंधे हुए हैं। इन दरिंदों को इन्होंने छोड़कर ये साबित किया है कि हम आज़ाद नहीं हैं औरतें, और अपने आप को महफूज नहीं समझ सकती। अगर ये बाहर हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी खतरे में हैं। मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, इस तरह का कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में कैसे आया? मैं जब इस फॉर्म को भर रही थी तो मुझे जब मैंने न्यूज़ चैनल्स पर देखा कि हम इतना अच्छा महोत्सव मना रहे हैं कि एक लहर थी, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और पूरी आवाम ने उस तरीके का साथ भी दिया, तो फिर इन दरिंदों को क्यों छोड़ दिया गया? मतलब हुकूमत क्या साबित करना चाहती है कि वो इन लोगों के साथ है या फिर हम औरतों के साथ है? जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम औरतों को हिफाजत देंगे, उनको सुरक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, जो भी, पर वो उस तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज इसीलिए मैं इस कंपटीशन में आई थी कि मैं अपनी तरफ से जो बन सकेगा एक मैसेज आवाम को देना चाहूँगी। जजेस उसको देखेंगे, समझेंगे, तो उसी तरह मैंने एक कदम बढ़ाया था बिल्किस के लिए, क्योंकि आज मैं भी एक औरत हूँ, मुझे एक 2.5 साल की बच्ची है। अगर उसका इस तरीके से ज़ख्म ताज़ा हुआ है, उस पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजरी होगी, वो वही जान सकती है। तो मैंने सिर्फ एक मदद करने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और बताया है कि हमें भी हिंदुस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बिल्किस के साथ भी इसी तरह उनको इंसाफ करना पड़ेगा और होना चाहिए। ये कहानी बिल्किस बानो की थी। ऐसी एक नहीं, अनेकों कहानियां हमारे देश में बिखरी पड़ी हैं। आज भी हमारे देश में दलित बेटियों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, उनके घर वालों को धमकियां दी जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है, या फिर कुछ जमीर फरोश पुलिस के जरिए रातों रात उनका अंतिम संस्कार करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। और ये सब होता है उसी देश में जिसकी आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। बेटी चाहे बिल्किस हो, निर्भया हो, कोई आदिवासी हो या किसी दलित की गरीब बेटी, उसे मान, सम्मान, इज्जत मिलनी चाहिए। जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, कभी सीता, कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती के रूप में जिसकी वंदना होती है, जिसकी आराधना होती है, जिसको पूजा जाता है, उसी देश में किसी बलात्कारी को संस्कारी कहकर पुकारना इस देश की नारी जाति का सबसे बड़ा अपमान है। निर्भया से वसूली करने वाले अगर दरिंदे हैं, तो फिर बिल्किस बानो के साथ अत्याचार करने वाले संस्कारी कैसे हो सकते हैं? एक के गुनहगार को फांसी और दूसरे के गुनहगार को रिहाई, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा दोहरा मापदंड है? इस तरह के फैसले एक ऐसी बदतरीन नज़ीर, एक ऐसी बदतरीन मिसाल बन जाएंगे कि जिसके बाद औरतों को, बेटियों को घर से निकलना भी दोभर हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त देश की 1300 से लेकर 1400 जेलों में करीब 15,000 से लेकर 17,000
ऐसे मुजरिमीन हैं जिन पर बलात्कार के गुनाह साबित हो चुके हैं और वो लंबी सजाएं काट रहे हैं। अगर इस तरह के मामलात में बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा तो वो सारे मुजरिमीन भी इस तरह के मामले में खुद की रिहाई के लिए इल्तिजा करेंगे, खुद के रिहाई के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। तब फिर क्या सरकार उन्हें इस तरीके से ही छोड़ देगी? क्या सीधा सीधा फायदा उन दरिंदों को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इस तरह के रावण को छोड़ देने से इस देश की सीता की इज्जत व आबरू बाकी रहेगी, महफूज रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो, मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों में गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घटक बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूँ माँ कान सुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे, विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं निर्भया, विदा लाड़ो।